अकेडमी में मैं आप लोग का वेलकम करती हूँ। इस बार इस वीडियो लेसन में ना मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग को बहुत लर्न करना है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर लर्न कर लेना। अच्छा सुनो, इसके ना जो एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे क्रिस्प, जिससे तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप तुम उठा सकते हो। PDF फॉर्म में डालती हूँ कि इनकेस कोई प्रिंट निकाल के रख सकता है तो रख ले, याद करना आसान होता है। वैसे भी फ़ोन के थ्रू कोई चीज़ पढ़ने में ना यार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इवन कभी कभी तो मुझे खुद हो जाता है, मैं बच्चों को समझाती हूँ कि फ़ोन नहीं यूज़ करो या फ़ोन यूज़ करो तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, पर कभी कभी मैं रियलाइज़ करती हूँ मैं भी कुछ काम के लिए फ़ोन खोलती हूँ और कुछ और करने लग जाती हूँ, तो इसलिए ऑफलाइन हो फॉर नोट्स तो रिलेटिवली बेटर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पहले तो इसमें बता रखा है कि हम जो टूथपेस्ट, ब्राइट स्माइल जो टूथपेस्ट जो हमारे क्लीन करता है, दांतों को क्लीन करता है। जस्ट अ मिनट। टूथपेस्ट जो हमारे क्लीन्स योर टीथ, अब्रेसिव, उसके अंदर सिलिका, लाइमस्टोन, एलुमिना, वेरियस फॉस्फाइड मेथड को डाले जाते हैं। फ्लोराइड यूज़ करता है, कैविटीज़ को रिड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट ये किससे बने होते हैं? आर मेड वाइट, जनरली वाइट होते हैं। उसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो कि रुटाइल से मिलता है, लिमनाइट से मिलता है या फिर एनाटेज से मिलता है, ठीक है। जो स्पार्कल आता है टूथब्रश एंड टूथपेस्ट के अंदर, वो प्लास्टिक और पेट्रोलियम से आता है। और ये सारे क्या है? एट द एंड मिनरल्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स में नीड मिनरल। हमारे यहाँ पे जितने लिविंग बींग्स हैं सबको क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, ठीक है। अब मिनरल होता क्या है? मिनरल, जियोलॉजिस्ट ने कहा, मिनरल एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मिनरल एक नेचर से दिया हुआ सब्सटेंस है जिसका अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। बच्चों मिनरल और ओर में कंफ्यूज नहीं होना। ओर ना पत्थरों और उन रॉक को कहते हैं जिसमें मिनरल मिलता है। जैसे मान लो बड़ा सा पत्थर है, इसको तुम खोदोगे, उसको और उसको सफाई करोगे, इसके अंदर से तुम निकाल लोगे, मान लो तुमने लाइमस्टोन निकाला, ठीक है, तो ये बड़े से रॉक को ओर कहते हैं। और इससे जो निकल के आता है इसको मिनरल कहते हैं। इससे जो निकल के आता है इसको क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हो रॉक्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस मिनरल। कुछ रॉक जैसे लाइमस्टोन, वो कभी कभी क्या होता है, एक बड़े रॉक में सिर्फ लाइमस्टोन मिल रहा है, सिंगल मिनरल हो सकता है। कभी कभी एक रॉक से तुम बहुत सारे मिनरल निकाल पाओ। पर्टिकुलर मिनरल विल बी फॉर्म फ्रॉम सर्टेन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, ठीक है। और मिनरल फॉर्म होने के लिए भी पर्टिकुलर कंडीशन ज़रूरी होती है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। अच्छा सुनो, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कोशिश करूंगी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूँ। ये देखने के बाद वो रिवीजन पर्पस से देखना, ठीक है। पर एक बार ना हिम्मत करके लंबा वीडियो देख लिया करो, थोड़ा दिमाग में बैठेगा, फिर रिवीजन के लिए छोटे वीडियोज़ यूज़ किया करो। देखो, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। अब मिनरल कैसे कैसे अकर होता है? मिनरल ओर्स में मिलता है। अभी मैंने बताया ना आपको, ओर्स क्या होते हैं? पत्थरों को कहते हैं ओर्स, जिसके अंदर मिनरल मिलेगा। मिनरल कंटेंट मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक द एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। अब मिनरल जनरली किस फॉर्म में आते हैं? या तो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जो हमारी लावा के ठंडा, जब वॉल्केनो फटता है तो जो लावा निकलता है आसपास, जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो जो रॉक बनती है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है? जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। स्मॉलर अकरेंस को वेन्स कहते हैं और लार्जर को लोड्स कहते हैं। स्मॉलर, जब पतली पतली अकरेंस होती है तो उसे क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और जब बड़ी बड़ी अकरेंस होती है मिनरल की तो उसे लोड्स कहते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई। तो क्या होगा, ये मिनरल ना एकदम नीचे लावा या मेटामॉर्फिक रॉक से निकले, और लावा से निकलते तो ठंडे होते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं। और ऐसे कौन कौन से मिनरल होते हैं? कॉपर, जिंक, लेड, ये सब वेन्स या लोड में मिलते हैं। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ा। जिससे जो मिनरल मिलते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, वेन्स और लोड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। वेन्स पतली पतली मिनरल की लेयर होगी रॉक के ऊपर, जैसे रॉक है इसमें पतली पतली वेन्स होती है। लोड्स बड़े बड़े होते हैं। क्या होता है, जब लावा ऊपर आता है, ठंडा होता है, तो फिर ये बनता है मिनरल्स निकला में। देखो ध्यान रखना बच्चों, जब इग्नियस मेटामॉर्फिक होगा तो वेन्स और लोड्स है। जब सेडिमेंट्री रॉक होगा तो बेड्स या लेयर्स में मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक में मतलब परतें हो जाती है, जैसे एक बेड पे मिलेगा, दूसरे बेड पे मिलेगा, तीसरे बेड
बेड पे, बेड से एक परत सी हो जाती है, वहाँ पे क्या था, वेन्स जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, बस वैसे ही उसमें मिनरल्स भरे होंगे, रॉक के अंदर मिलेगी। दे हैव बीन फॉर्म डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन के कारण फॉर्म होता है। डिपोजिशन में जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना या फिर कंसंट्रेट हो जाना। कोल ऐसे मिलता है यहाँ पे, किससे, इस प्रकार से कौन मिलता है, कोल मिलता है, जिप्सम मिलते हैं, पोटाशियम मिलते हैं। ये इवोपोरेशन से भी एरिड रीजन, जो सूखा इलाका होता है जहाँ पे इवोपोरेशन हो जाता है पानी का, तो ये सारे मिनरल बच जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं मिनरल कैसे मिलते हैं, वेन स्लोड के फॉर्म में मिलेंगे अगर वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होगा, बेड और लेयर के फॉर्म में मिलेंगे अगर वो सेडिमेंट्री रॉक होगा। मैं एक चीज़ इतनी बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते दिमाग इधर उधर भटक जाता है, नो, तो इसलिए बार बार सुनोगे तो दिमाग में बैठेगा। Another mode of formation of deposition on the decomposition of the surface rock and removal is residual mass। जब वेदरिंग इससे ना बॉक्साइड बनता है। वेदरिंग क्या होता है, जब हवा के कारण, पानी के कारण जब मिट्टी की ऊपर वाली लेयर हट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। जब उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। हाँ, और इसके अंदर इस तरीके से कौन बनता है, बॉक्साइड बनता है। इस तरीके से कौन बनता है, बॉक्साइड बनता है। समझ आया। पहले क्या पढ़ा हमने, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, कौन मिल रहा था ऐसे, कॉपर, जिंक और लेड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बेड और लेयर, इसमें कौन मिल रहा था जिप्सम, सॉल्ट या फिर कोल, इस तरीके से मिलता है। तीसरा है रेसिडुअल या फिर वेदर्ड मटेरियल से, इससे कौन मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट आता है सर्टेन मिनरल में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन, कुछ मिनरल एलुवियल डिपॉजिट की तरह मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट वैली फ्लोर में, हिल्स में, जैसे छोटे छोटे पहाड़ है उसमें डिपोजिशन की तरह मिलेंगे। इन्हें प्लेसर्स डिपॉजिट कहते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेस में डिपॉजिट मिलते हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जनरली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और टिन होता है। ओशन वाटर के अंदर भी बहुत सारा मिनरल मिलता है, पर मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। पर ओशन वाटर में भी हमें मिनरल मिलेगा, पर ये ना इतना ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, ओशन कितना बड़ा है तो उससे मिनरल निकालना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, क्या एलुवियल डिपॉजिट पढ़ लिया, उससे ऊपर क्या पढ़ा था, रेसिडुअल पढ़ा था। ये कहाँ मिल रहा था, वेदरिंग के कारण मिल रहा था। बेड्स और लेयर में सेडिमेंट्री रॉक मिल रहा था, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक लोड्स और वेन्स में मिल रहा था। दिस एंड्स दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैं बोलने वाली थी दिस एंड्स द चैप्टर, पर अभी चैप्टर तो बहुत लंबा है। रैट होल माइनिंग थोड़ा सुन के रख लो। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहाड़ या है यहाँ पे ना, छोटा सा रैट की जैसे चूहा खोदता है ना एक बिल, ऐसे एक होल खोद देते हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चों को घुसाते हैं और वो फिर लेके आते हैं। जनरली ये मेघालय साइड में होता है, पर ये बहुत डेंजरस होता है। मेघालय में वैसे ही इतनी बारिश आती है, बहुत बार क्या होता है, रैट में बारिश आ जाती है, रैट होल में सारा पानी भर जाता है, बच्चे अंदर रह जाते हैं और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, स्टिल ये अभी भी होता है, ठीक है। अब आता है इंडिया बहुत फॉर्चुनेट है, इंडिया के पास इतने सारे मिनरल हैं। देखा जाए तो गुजरात, असम में पेट्रोलियम मिलेगा, राजस्थान में, और पेनिनसुलर रीजन समझते हो, इंडिया का नीचे वाला इलाका है जहाँ पे 3 साइड पानी होता है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे बाकी के डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। और इतने सारे डिपॉजिट है ना, इंडिया काफ़ी अमीर है इस बात में। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे भी। सबसे पहले फेरस मिनरल की बात करते हैं। फेरस मिनरल देखो, ये वाला फ्लो चार्ट देख लो एक बार। मिनरल मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं और एनर्जी मिनरल होते हैं। मेटालिक मिनरल में आता है फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल और प्रेशियस मिनरल। फेरस मिनरल जिसके अंदर आयरन होगा, नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन नहीं होगा, प्रेशियस वो जो काफ़ी ज़्यादा गहनों वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। नॉन मेटालिक में आता है मिनरल अम्मिका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर एंड ऑल। एनर्जी जिससे जला के तुम एनर्जी फ्यूल का यूज़ करोगे, फ्यूल की तरह यूज़ करोगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। चलिए बच्चों, अब एक एक करके पढ़ते हैं फेरस मिनरल के बारे में। ये फेरस मिनरल की खासियत है, इनके पास आयरन होता है। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। इसके अंदर पहला आता है आयरन ओर। आयरन ओर जो है बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। आयरन के अंदर फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज है। इंडिया के अंदर बढ़िया सा आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर जो गुड क्वांटिटी का होता है उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ये फाइनेस्ट होता है, इसके अंदर 70% आयरन होगा, बाकी 30% अलग होगा। ये एक्सीलेंट क्वांटिटी इंडिया। पहला होता है मैग्नेटाइट, ये मार्क कर लेना अपनी बुक में। दूसरा होता है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट में थोड़ा सा आयरन कम होगा, फिर 50 से 60% होता है, ठीक है। और ये उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, झारखंड में मिल जाएगा। क्या पढ़े हमने, आयरन ओर के बारे में पढ़ा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, 2 प्रकार के इसके ओर्स थे। मैग्नेटाइट जो था फाइनेस्ट आयरन ओर होता है, इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। हेमेटाइट रिलेटिवली लेस फाइन होता है, पर इसके अंदर भी 50 से 60% तो आयरन मिल ही जाता है।
गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। कुद्रे जो होता है कर्नाटका में, जिसका मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। कुद्रे मुख्य माइंस है जो कि कर्नाटका में आयरन के लिए फेमस है। ऐसा लगता है घोड़े का फेस है उसे ध्यान से देखो तो। और बेलाडीला माइंस है जो कि ऑक्स के हम्प की तरह लगती है, हम्प होता है ना ऑक्स का, उसकी तरह में लगती है। आगे देखो, अब मेजर आयरन बेल्ट इंडिया में कहाँ है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन सीधा आएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में बहुत अच्छा हेमेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट नहीं हेमेटाइट मिलता है। कहाँ से? बादाम पहाड़ हो गया, मयूर माइंस इन मयूरभंज, बादाम पहाड़ माइंस का नाम है और जगह कहाँ है? मयूरभंज, केंद्रुजाहर डिस्ट्रिक्ट में जो कि है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एरिया के अंदर माइन, तीनों चीज़ याद रखना। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? केंदुजाहर, और एरिया कौन सा है? मयूरभंज, और उसके अंदर माइंस का नाम क्या है? बादाम पहाड़। उसके साइड में सिंगभंग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है, माइंड इन गोवा एंड नोआमुंडी। दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट है, बेल्ट मतलब ये पूरा एरिया है, ये इलाका है, यहाँ पे मिलेगा ही, इसमें भी हेमेटाइट मिलता है। ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बीच में है, बहुत बढ़िया हेमेटाइट मिलेगा। बेलाडिला हिल्स मिलती है यहाँ पे जो कि बस्तर में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये रेंज, इसके अंदर 14 डिपॉजिट है सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर के। बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, और इतना बढ़िया आयरन ओर है कि बाहर साउथ कोरिया लेके जाया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू, विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। फिर आता है बलारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, ये कर्नाटका में है, साउथ में होगी, नाम से ही लग रहा है। कुद्रेमुख माइंस है जो कि वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में 100% एक्सपोर्ट यूनिंग। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन एज वन ऑफ द, कुद्रेमुख जो डिपॉजिट है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट है पूरे वर्ल्ड में। और इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी, यहाँ पे ना और को स्लरी, एक लिक्विड स्लरी वाला तुमने वो पिया होगा, क्या कहते हैं स्लरी वाला, अरे एक ना ड्रिंक आती है स्लरी के फॉर्म में होती है। स्लरी क्या होता है? पूरी तरीके से प्योर पानी जैसा नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना फ्रूट होगा स्लरी के फॉर्म में, ठीक है। स्लरी के फॉर्म में ना सोचो आयरन ओर को एक स्लरी में बदल देते हैं और पाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? आयरन ओर को एक स्लरी में बदल देते हैं, एक लिक्विड के मिक्सचर में बदल देते हैं और एक पाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैंगलोरो के पास, बैंगलोरो अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। बैंगलोर तो हमारी सिलिकॉन वैली इंडिया की जहाँ है वो बैंगलोर है, मैंगलोर उसके ऑपोजिट थोड़ा सा साइड में है मैंगलोर, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है जो कि गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। यहाँ पे आयरन ओर इतना बढ़िया तो नहीं मिलता है, बट स्टिल वो जो मिलता है उसे मरमगांव पोर्ट जो कि गोवा में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मिनरल, दैट इज मैग्नीज। पहले हमने आयरन ओर के बारे में पढ़ लिया, मैग्नीज के बारे में पढ़ते हैं। स्टील बनाने के लिए और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने के लिए, अलॉय क्या होता है? जब मेटल नॉन मेटल मिलते हैं या मेटल मिलता है तो अलॉय बनते हैं। 10 kg रिक्वायर होता है, मान लो तुम्हें 1 टन स्टील बनानी है तो 10 kg मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। इंसेक्टिसाइड और प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है। बच्चों ध्यान से देख लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तो मध्य प्रदेश में 33% है, सबसे ज़्यादा है मैग्नीज की मात्रा, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और बाकी अदर से इलाके में। नॉन फेरस मिनरल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा कॉपर, बैक्साइट, लिन। इसमें बोला कि फेरस तो बढ़िया है इंडिया में, पर नॉन फेरस इतना अच्छा इंडिया में नहीं मिलता है, इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है। तब भी हम पढ़ लेते हैं, ये मैप मोर देन इम्पॉर्टेंट है, यह आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो इसमें कहाँ है? अजमेर, बेवार, कतनी, अमरकंटक, बालाघाट, ये जगह को ध्यान देना। और फिर मैग्नीज का नागपुर और सुंदरगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये रेड वाले देखा आयरन और कहाँ मिलेगा? चित्रदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, बलारी देखो अभी हमने पढ़ा था ना, तुर्माकुरु, मैंगलुरु, कुद्रेमुख, चिक्कमंगलुरु, शिवमोगा में मैंगनीज मिल रहा है, देखो। फिर उसके बाद आता है कॉपर के बारे में बात करें, इंडिया के अंदर कॉपर इतना अच्छा है नहीं, इतनी ज़्यादा मात्रा में। मेलिएबल होता है, मतलब कॉपर की तारें बन सकती है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉपर की कुछ ही तो माइंस है तो इसको याद करना मोर देन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में, और सिंगमन डिस्ट्रिक्ट झारखंड में भी माइंस है जहाँ पे कॉपर मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट बॉक्साइट की अगर हम बात करें, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम होता है, सेवरल ओर्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम, इट इज फॉर्म बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, दैट एल्यूमिनियम लेयर इज ऑब्टेन। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट ना एक क्ले लाइक सब्सटेंस से मिलता है। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? क्ले लाइक सब्सटेंस से मिलता है। अगर हम आगे देखिए, बॉक्साइट डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं?
रॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम इज़ वन इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस। एल्यूमिनियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटल्स के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। एल्यूमिनियम के बर्तन भी तो किचन में यूज़ किए जाते हैं। इंडिया के अंदर एल्यूमिनियम डिपॉजिट अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स और बिलासपुर कतनी रीजन, जो कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में आएगा, वहाँ मिलेगा। सॉरी, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड में मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में, ये वाला सारा एरिया अमरकंटक, ये वाला कटनी डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद देखो ये दिखा रखा है कि कैसे बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड में है, गुजरात में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी और अदर्स। मूविंग टू इंडिया, इंडिया में उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। पंचपतमाली डिपॉजिट है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में है। काफ़ी बढ़िया से बॉक्साइट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, नॉन मेटालिक मिनरल। अगर हम नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें तो इसके अंदर आता है मिका, जो कि उसके अंदर मेकअप इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ईजिली स्प्लिट हो जाते हैं, पतली पतली शीट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। मिका जो मदरबोर्ड वगैरह होता है उसमें भी यूज़ होता है। काले रंग का होता है, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन, इन सब कलर का होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है, पावर को लूज नहीं होने देता, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हाई रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज को फेस कर सकता है। मिका डिपॉजिट कहाँ मिलेंगे? छोटा नागपुर प्लेटू में, कोदरमा, गया, हजारीबाग, झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका। राजस्थान की एक और इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मिका का, उसमें अजमेर नेल्लोर मिका ब्लेंड, यहाँ पे मिका मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रॉक मिनरल, जो पत्थरों से हमें मिनरल मिलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है कंपोस्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, या फिर कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है MgCO3। ठीक है, ये तुम लोग को फॉर्मूला वगैरह याद है? साइंस वाली वीडियोस प्लीज़ देख लेना, केमिस्ट्री वाली, मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से ये सब चीज़ें समझाई है, फॉर्मूला मेकिंग वगैरह कैसे होती है। कमिंग बैक टू दिस, लाइमस्टोन बेसिक है रॉ मटेरियल, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्मेल्टिंग आयरन और ब्लास्ट फर्नेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन। देखो अब इतना मिनरल को अब अंधाधुंध यूज़ भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। हमारी इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सब मिनरल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज देयरफॉर फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है। खत्म होगा तो क्या करेंगे? फाइनाइट है एकदम। ठीक है, रिच मिनरल डिपॉजिट हमारी कंट्री में बहुत वैल्यूएबल है, पर शॉर्ट लिव पोजीशन है, इसलिए उसको कंटिन्यूसली अगर स्टार्ट करते गए ख़त्म हो गए तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे दिमाग लगा के शांति से एक सस्टेनेबल मैनर में इनको यूज़ करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज देखो, ये एनर्जी तो हमें चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? फ्यूल से मिलेंगे, कोल से मिलेंगे, पेट्रोल से मिलेंगे, नेचुरल गैस से मिलेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड, कन्वेंशनल सोर्सेज जो एनर्जी रिसोर्सेज के, इसके अंदर कौन आता है? फायरवुड, कैटल डंग, पेट्रोलियम, कोल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी आती है। फायरवुड और कैटल जो होते हैं, ये सब देखो ये होते ट्रेडिशनल, मतलब इतने सालों से हम इन पे डिपेंडेंट थे। फिर हमने क्या किया? फिर हमने दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक एक करके पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर तुम्हें और अच्छे समझ आए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है कोयला। कोल एबंडेंटली फॉसिल फ्यूल है, बहुत साल लगते हैं, साइंस में पढ़ा है हमने कि कोल बनने में बहुत ज़्यादा सालों का साल लग जाते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। कोल सस्टेनेबल पार्ट है नेशन की एनर्जी नीड का, पावर जनरेशन में हेल्प करता है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल पे। हम अगर देखें तो कोल इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। कोल कैसे बनता है? प्लांट मटीरियल को कंप्रेस करके बनता है, इसलिए कोल वेराइटी डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, कितनी तरीके से उसका कंप्रेशन हुआ है, कोल की भी डिफरेंट वेराइटी होती है। पहला होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है लो ग्रेड कोल होता है, सॉफ्ट होता है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल लिग्नाइट रिसोर्सेज कहाँ पे? नईवेली, तमिलनाडु में है। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कोल हैज़ बीन बरेड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, पहला कोल था कौन सा था? लिग्नाइट, ब्राउन कलर का लो ग्रेड कोल होता है। फिर आता है बिटुमिनस कोल, जो कि और डीप में मिलेगा। सबसे पहले कौन सा मिलता है? लिग्नाइट मिलता है, फिर बिटुमिनस मिलता है, इसमें हाई टेम्परेचर, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल है। मेटलर्जिकल कोल, मतलब इसको आयरन वगैरह को एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। फिर आता है एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया कौन सा कोल है? एंथ्रासाइट। फिर कौन सा है? बिटुमिनस। बेकार कौन सा है? लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ध्यान रखना, हमने कोल की 3 वैरायटी पढ़ी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ऐसी आयरन की भी पढ़ी थी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, देखो
नेक्स्ट पढ़ते हैं कोल कहाँ कहाँ मिलता है बता रखा है, रायगंज, रानीगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज भी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। टर्शरी कोल कहाँ कहाँ मिलता है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल एक नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेज है कोल के बाद। ये फ्यूल प्रोवाइड करता है किसके लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए और उसे लाइट करने के लिए। लुब्रिकेंट होता है, ये मशीनरी के अंदर डाला जाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। मुझे पता है चैप्टर बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि तुम लोग अभी सुनते सुनते ना थोड़ा बोर हो गए होगे, बट हिम्मत रखो, खत्म ही होने वाला है। ठीक है, और इससे ना क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा और बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। जो पेट्रोलियम अकरेंस है, अच्छा पेट्रोल रिफाइनिंग एक नोडल इंडस्ट्री का काम करती है। इससे बहुत सारी नोड है, मतलब इससे बहुत सारी और चीज़ें भी निकलेगी। पेट्रोल के अलावा भी बाय प्रोडक्ट, पेट्रोल निकालने के अलावा भी जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो सब भी काम के होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स। पेट्रोल जनरली कहाँ से मिलते हैं, एंटीक्लाइंस या फिर फॉल ट्रैप से मिलते हैं। ठीक है, अब एंटीक्लाइन जैसे ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन करके रीजन होता है, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। ठीक है, अब पेट्रोल नेचुरल ट्रैप में मिलेगा, पोरस नॉन रॉक के अंदर से भी पेट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक है, गैस बीइंग लाइटर, पेट्रोल नीचे मिलेगा और उसके ऊपर एक गैस भी मिलती है। मुंबई हाई, गुजरात, असम, ये सब मेजर एरिया है। इवन अंकलेश्वर फील्ड जो है गुजरात में तो फेमस है पेट्रोल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। असम में ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे दिग्बोई, नाहर कतिया और मोरान हुगरी जन जो रीजन है इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है स्टेट का। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस में पेट्रोलियम डिपॉजिट इज रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो नेचुरल गैस भी इस प्रोसेस में निकलेगी, ये फ्यूल की तरह काम करती है, इससे एनर्जी जनरेशन होता है। इवन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी ये काम आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लोकल सिटी। अब इसको फिर ट्रांसपोर्ट करा जाता है सिटी, लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। नेचुरल गैस एक पाइपलाइन के थ्रू, सीएनजी पाइपलाइन तुमने देखा होगा, पीएनजी जो कि कुकिंग के लिए यूज़ होती है। अब इंडिया में कहाँ, कैम्बे बेसिन में फाइंड की जाएगी, गोदावरी कृष्णा बेसिन में भी ये निकलेगी। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा वाजीपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन थी। क्रॉस कंट्री मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही थी, ये वाली पाइपलाइन थी। अगर हम बात करें तो HVZ गैस पाइपलाइन थी जो कि लिंक्ड मुंबई हाई बेसिन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, अब ये वाला हो गया, तुम्हें बस ये नाम याद रखना है, HVZ पाइपलाइन वाला। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इसकी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन है पर कैपिटा कंजप्शन। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वेज। इलेक्ट्रिसिटी 2-3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एक तो पानी के थ्रू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, एक थर्मल पावर टर्बाइंस के थ्रू, थर्मल पावर प्लांट कोल प्लांट्स होते हैं ना उसके थ्रू। ठीक है, और फिर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। पानी, तुमने देखा होगा डैम्स में पानी रोक के रखते हैं, खूब पानी रुक जाता है फिर उसको छोड़ देते हैं, टरबाइन घुमा देता है वो पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस के थ्रू जनरेट होती है। ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग केस होता है। बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट देख लो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, बट न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा सा, ये एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का ना एक ध्यान रखना, इसमें खूब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। और न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट होता है, एनर्जी मतलब बिजली, न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट होता है ना वो बड़ा बेकार होता है, उसको डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोयला का यूज़ किया जाता है बिजली को प्रोड्यूस करने में, वो इंडिया में इतने सारे तो है। इसके साथ साथ एक दिक्कत भी आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है कि ये लोग बहुत पल्यूटिंग होते हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा पल्यूटिंग होते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि हम इतने सालों से यूज़ नहीं कर रहे थे। कोल पेट्रोलियम तो इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो इतने सालों से यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर आता है क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड पावर, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। चलिए एक एक करके यूज़ कर पढ़ते हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी।
इंडिया के अंदर खूब सारी सनलाइट है, वाटर है, विंड है और बायोमास है, ठीक है। न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी ध्यान से देखें तो ये अल्टरनेट इज मेड विद एनर्जी। अब यहाँ पे हीट यूज़ किया, मतलब हीट निकलती है और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। बट जैसे आप थर्मल पावर प्लांट लगाते हो ना, तो आपको कोयला डालना पड़ता है। तो जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट डालोगे तो उसका फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम या थोरियम, जो कि झारखंड और अरावली हिल्स में है। और इवन केरला में ना मोनाजाइट सैंड मिलता है, बहुत फेमस। केरला में कौन सा सैंड मिलता है, मोनाजाइट सैंड मिलता है, जिसके अंदर खूब बढ़िया से थोरियम मिलता है। पर अभी भी हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट इस पर नहीं है जितना थर्मल पावर प्लांट पे, जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स है। सोलर एनर्जी, धूप से जो एनर्जी मिलती है, इंडिया में बढ़िया से धूप बहुत सारे स्टेट्स में अच्छे से मिलती है, ठीक है। सोलर एनर्जी फास्ट भी अब पॉपुलर होती जा रही है। तुमने देखा होगा स्कूल्स के ऊपर, इवन ऑफिस के ऊपर भी सोलर पावर प्लांट होते हैं, लोग तो घरों में भी लगा लेते हैं। विंड पावर, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा, जगह याद रखना, तमिलनाडु हो गया, नागरकोइल हो गया, मदुराई हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन सब के पास विंड पावर मिलेगा। बायोगैस, बायोगैस की बात करें तो डिकम्पोजिशन, बायोगैस वो होता है जो फार्म के वेस्ट, एनिमल के वेस्ट और ह्यूमन के वेस्ट से बनता है। प्लांट, जो कि इसमें गोबर गैस प्लांट्स बनते हैं रूरल इंडिया में, ठीक है। ये बेनिफिट करते हैं फार्मर को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव। अच्छा, गोबर गैस तुम लोगों ने पहले भी सुनी होगी। बायोगैस में क्या होता है, जितना जैसे गोबर हो गया और एनिमल का वेस्ट हो गया, फार्म में भी वेस्ट बच जाता है, जो पत्तों सूखे वूखे पत्ते का, उनको एक पिट में डाल के गोबर गैस बनाई जाती है, जो कि फर्दर यूज़ करी जाती है। देखो ये गोबर गैस का प्लांट है। इसमें क्या होता है, बायोगैस सबसे एफिशिएंट यूज़ है गाय के गोबर का। ये इम्प्रूव करता है, ये इसको ना क्वालिटी ऑफ मेन्योर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मेन्योर। और पहले जैसे अगर तुम कोयला वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर फ्यूल, उसको क्या कहते हैं, फायरवुड यूज़ कर रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, उससे बेटर बायोगैस है, क्योंकि नेचर का एक्सक्रीटा यूज़ करके तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब आता है टाइडल एनर्जी। जो टाइड होता है ना, ओशन की जो बड़ी बड़ी वेव्स होती है, उसके थ्रू वहाँ पे फ्लड गेट डैम्स बनाए जाते हैं और उसकी एनर्जी को जब ट्रैप किया जाता है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। इंडिया में गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में टाइडल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये एग्जिस्ट होती है क्योंकि अर्थ ग्रो होता है प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे धरती में नीचे जाओगे तो धरती क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। तो उस गर्माहट को यूज़ करके जो हमने एनर्जी बनाई उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ग्राउंड वाटर ऐसे एरिया में एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द रॉक और गर्म हो जाता है, ठीक है। और स्टीम, अरे तुमने देखा होगा, सुना होगा, बहुत जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे ना गर्माहट हो जाती है, नीचे से गर्मी निकलती है। और देर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है इंडिया में जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टू एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन सेटअप टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एक एक करके। अब देखो, अब एनर्जी रिसोर्सेज तो इतनी सारी है, उनको कंजर्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। उनको कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए हम लोग देर अर्जेंट नीड डेवलप सस्टेनेबल पाथ, सस्टेनेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इस प्रकार की डेवलपमेंट जिसमें हम फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हैं। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी वुड हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर जुडिशियल। इंडिया के अंदर बहुत लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री, मतलब इंडिया में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए इंडिया को एनर्जी सेव करने की बहुत ज़रूरत है ताकि फ्यूचर के यूज़ के लिए भी काम आए। दिस एंड्स योर लेंथी चैप्टर। चलो अब तुम लोग ध्यान रखो अपना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।